नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, जब से इस देश में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में कॉलेजियम व्यवस्था के लिए जो द्वंद चल रही है, तब से ही सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के ऊपर भड़के हुए हैं और आए दिन वो अब खिसियाने की वजह से, जैसे वो गाँव में कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उस तरीके से अब वो व्यवहार कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल दिल्ली दंगे के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी और उसमें जो केंद्र सरकार का जो वकील होते हैं, यानी कि एडवोकेट जनरल या सॉलिसिटर जनरल, तो उस दिन सॉलिसिटर जनरल जी ने उनके उस बेंच के सामने पेश नहीं हो पाए थे, क्योंकि ये केंद्र सरकार के तो बहुत सारे मामले हैं, लेकिन उनके पास वो सॉलिसिटर जनरल तो एक ही है। तो किसी व्यवस्था के कारण वो पेश नहीं हो पाए। उस पे सुप्रीम कोर्ट बहुत ही बुरे तरीके से भड़क गए और उन्होंने अपने भड़कने के बाद किस तरह का टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को देखिए और फिर आपको समझ में आया कि सॉलिसिटर सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए मिलोड है, वह क्या इस तरह का बात किसी ऐसे मामले के लिए करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का टाइम सच में ही बर्बाद करती है। मैं उसे ही बताऊंगा। पहले इस टिप्पणी को देखिए। मैं कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज कि हम बेल्ले हैं क्या? बेल्ले बेल्ले एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि हम खाली बैठे हुए हैं क्या? जैसे गाँव में कहते हैं ना कि क्या हम खाली बैठे हुए हैं, मेरे पास कोई काम नहीं है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं कि हम बेल्ले हैं क्या? यानी कि ये कह रहे हैं कि हम यहाँ खाली थोड़ी ना बैठे हैं कि सॉलिसिटर जनरल हमारे सामने पेश नहीं हुए। हमारे पास तो बहुत काम है, टाइम की बड़ी व्यवस्था है हमारे पास, बहुत कमी है टाइम की। यानी कि इनको टाइम की कमी महसूस हो रही है इस मामले में, जिसमें सॉलिसिटर जनरल किसी व्यवस्था के कारण नहीं उपस्थित हो पाए, तो इन्होंने टाइम की, समय की दुहाई देने लगे और भड़क गए। दरअसल इनको समय की दुहाई ये जब नहीं देते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामला आता है जिस तरह से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सरकार ने ब्लॉक कर दिया, उस पे बैन लगा दिया कि वो नहीं दिखाया जा सकता है भारत में। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका चली गई कि इस बैन को हटाया जाए, ये बैन गलत है। अरे सरकार का जो नियम है, सरकार अपने नियम के हिसाब से, जो कानून है देश में, उस कानून के हिसाब से उस पे बैन लगाया है। आज से पहले ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी फ़िल्में बैन हुई है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया, उस पे सुनने को भी राज़ी हो गए। तो यहाँ यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा उनसे कि हम बेल्ले हैं क्या? क्योंकि इस याचिका को ले जाने वाले बहुत ही बड़े-बड़े यानी कि वकील हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक वकीलों का गिरोह है, ये मैं पहले भी आपको बताया हूँ, जिसमें कुछ खास वकील हैं जैसे कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम, तुषार मेहता, उसके बाद एक उनमें और भी है, बहुत सारे वकील हैं जो जिनका एक गिरोह है। अगर आप अपना केस इन गिरोहों के माध्यम से अगर ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो आपका रेड कारपेट वेलकम करेगा। और अगर किसी दूसरे वकील के माध्यम से आप जाते हैं, तो आप ये उम्मीद रखिए कि आपका जो याचिका है, जो आपका अर्जी है, या तो वो खारिज कर दी जाएगी या आपको हाई कोर्ट जाने की सलाह दे दी जाएगी। इससे ज़्यादा आपके ऊपर कुछ नहीं किया जाएगा, या फिर तत्काल सुनवाई से ही मना कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मानेगा कि ये तत्काल सुनवाई के लायक मामला ही नहीं, चाहे वो मामला कितना भी बड़ा हो। मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे देखिए, अभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे इन्होंने सुनवाई के लिए याचिका रख ली, अनुमति दे दी, लेकिन अभी बिहार में जो सारण में शराब कांड हुआ था, उस शराब कांड को लेके बिहार के, यानी कि फाउंडेशन एक है, उन्होंने अपना याचिका लेके गया था सुप्रीम कोर्ट में कि आप इस पे एक एसआईटी गठित करवा दिया जाए और इस पे जांच करवाया जाए और उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, कह रहा नहीं, इस पे हम सुनवाई नहीं करेंगे, आप हाई कोर्ट जाइए। अभी एक मामला और आया है पत्रकार राणा अयूब का, जिसके ऊपर क्राउड फंडिंग का गलत यानी दुरुपयोग करने का आरोप है, जिस पे ईडी की कार्रवाई है।
उस पे गाजियाबाद कोर्ट का एक नोटिस था, सम्मन था उसको 27 जनवरी को पेश होने के लिए। उन्होंने 27 जनवरी को पेश ना हो, इसके लिए 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में बिंदा ग्रोवर के माध्यम से, वकील है बिंदा ग्रोवर, उनके माध्यम से अपना एक याचिका दाखिल करवाया कि गाजियाबाद कोर्ट के इस निर्णय को रोक दिया जाए, क्योंकि उनको पेश नहीं होना था अदालत में। दरअसल ये जो कुछ, जैसे आजम खां हो गया, ठीक है, राना अयूब हो गया, उसके बाद मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये ऐसे लोग हैं जिनका वकील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और बिंदा ग्रोवर, इस तरह के वो जो लॉबी है वकीलों का, उन्हीं में से कोई ना कोई एक रहता है। और इन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी टाइम है कि तत्काल सुनवाई, जिस टाइम इनकी याचिका चली जाए उसी टाइम उनको सुनवाई के लिए टाइम मिल जाता है और उनकी याचिका स्वीकार कर ली जाती है, चाहे उनका मामला कितना भी कमजोर हो या मजबूत हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अब एक तय मामला भी तय करता है सिर्फ वकीलों को देख के कि ये केस किस वकील के द्वारा लाया गया है, कौन वकील हमारे सामने है। उन वकीलों को देख के सुप्रीम कोर्ट मामले को तय करते हैं और फिर उस पर वो अपना सहमति व्यक्त करते हैं कि हमें इसे सुनना है कि नहीं सुनना है। अगर जो लॉबी है उसमें का अगर कोई वकील है तो सुनना ही सुनना होगा उनको, उनकी व्यवस्था है। और उस लॉबी से बाहर का कोई वकील है तो उनको वो कुछ भी आदेश दे सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं उनकी याचिका को, या हाई कोर्ट जाने की सलाह दे सकते हैं। पर राना अयूब जैसे लोगों को, बिरिंदा ग्रोवर जैसे लोगों को हाई कोर्ट जाने की अनुमति नहीं देते हैं। वो उनकी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनवाई करती है। जबकि जो इस देश का जो न्यायिक प्रक्रिया बनी हुई है, जिला अदालत, उसके बाद पहले मजिस्ट्रेट, फिर जिला अदालत, उसके बाद हाई कोर्ट बनी हुई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। इसमें भी अगर ये बात कहते बिंदा ग्रोवर जी से राना अयूब के मामले में कि क्या हम बेल्ले हैं, हम इतना खाली बैठे कि आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए आप हाई कोर्ट जाइए, इसका सुनवाई करने में हाई कोर्ट सक्षम है, जब न मानते मिलोड। नहीं तो आप कहीं पे तो आप समय की व्यवस्था को दर्शाते हैं और कहीं पे आपके पास इतना समय है कि आप बीबीसी जैसे डॉक्यूमेंट्री, राना अयूब जैसे लोगों की याचिका पे तत्काल सुनवाई करते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे आपने सुनवाई करने की जरूरत क्यों समझे? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जिस मामले में आप ही के सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी आरोपियों को बरी बता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक सख्त टिप्पणी की थी कि इस मामले को इतना लंबा समय तक झूठ के आधार पे, बिना तथ्य के आधार पे इतना लंबा समय तक चलाया गया सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए और एक व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट उन सभी लोगों को जमानत बरी कर चुकी है, यानी बाइज्जत बरी कर चुके, निर्दोष साबित हो गए सब सुप्रीम कोर्ट से। और आप उसी के आधार बना के बनाई गई डॉक्यूमेंट्री, एक नाटक को आप चलाने के लिए या नहीं चलाने के लिए सरकार के निर्णय पे आप सुनवाई कर रहे हैं। दरअसल आप इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री वो सही है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय वो गलत है। आपने तथ्यों को ध्यान नहीं दिया, किसी के दबाव में आपने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस केस में। अगर डॉक्यूमेंट्री सही है तो आपका फैसला गलत है, अगर आपका फैसला सही है तो डॉक्यूमेंट्री गलत है, और जो चीज गलत है उस पर बैन क्यों नहीं होना चाहिए? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो लॉबी चल रही है उसको आप समझिए, उनके कार्य करने के तरीकों को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस देश के कुछ खास इलाकों और कुछ खास समाजों के प्रति तो रेड कारपेट वेलकम का कार्य करते हैं और कुछ खास इलाके और कुछ खास समाज के प्रति ज्ञान बांटने का काम करते हैं। जी हाँ, जैसे आप लखीमपुर खीरी की घटना सुने होइएगा। लखीमपुर खीरी में क्या था, एक वाहन दुर्घटना में तथाकथित किसानों की रैली में गाड़ी के एक्सीडेंट से ओवर स्पीडिंग के कारण 5-7 लोग शायद मरे थे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ले लिया। देखिए इनका सुमोटो लेने का तरीका क्या है और किस तरह से ये भी एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। उस घटना को इन्होंने सुमोटो ले लिया।
लेकिन बिहार के सारण में 70 लोग मर गए। सरकार के प्रशासनिक नाकामी और कुव्यवस्था के कारण वो लोग मरे। कहाँ एक तरफ 5 लोग 6 लोग के मरने पे सू मोटो लेने वाली सुप्रीम कोर्ट 70 लोग मर गए, उनके याचिका को भी सुनने लायक नहीं समझा कि हम इस पर तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? आपको तो इसको सू मोटो लेना चाहिए। अगर हम आपको निष्पक्ष समझते और सबके प्रति समझते, सबके प्रति अगर आप जिम्मेवार होते, तो अगर आप 5 लोगों की मृत्यु पे आप सू मोटो ले सकते, तो 70 लोगों की मौत पे सू मोटो आप क्यों नहीं लिए? और जब आप 70 लोगों की मौत पे सू मोटो नहीं लिए, तो 5 लोगों की मौत पे सू मोटो कैसे लिए? ये इसको देख के तो यही समझा जा सकता है कि आप भी किसी खास एजेंडे के तहत काम करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर याचिका ले गया, तो आप उनको भी सुनने को राजी नहीं हो रहे हैं। उस पे भी आप कह रहे हैं कि हम इस पे नहीं सुनेंगे, आप हाई कोर्ट में जाइए, इसके लिए हाई कोर्ट सक्षम है। तो फिर उस केस के लिए भी तो हाई कोर्ट सक्षम हो सकती थी। आपको सुमोटो लेने की क्या जरूरत थी? तो आप अपने हिसाब से, लॉबी के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। यह आपके कुछ पुराने निर्णयों से साबित हुआ है। और जहां तक बेल्ले होने की बात है, यानी खाली बैठने की बात है, तो इस देश ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ कार्यों को देखा है कि आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना वक्त बिना वजह के केसों में बर्बाद किए हैं। और सिर्फ कुछ वकीलों के दबाव में, जो रंजन गोगोई जो पूर्व चीफ जस्टिस थे, जब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बोला था कि ये देश की सुप्रीम कोर्ट कुछ लोगों के दबाव में काम करती है, वो बात सत्य होती हुई दिख रही है। दरअसल और अपने इसी खिसियाहट में कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कॉलेजियम व्यवस्था और सरकार के बीच में जो टकराव चल रही है, उसमें एक और कहे तो एक सख्त टिप्पणी की है, उसको भी देखना जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम वाले में यह निर्णय लिया कि हमें सख्त फैसले लेने को मजबूर ना करे। जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का तक सख्त रुख। केंद्र की ओर से जो केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम कॉलेजियम की सिफारिश पर निर्णय कर रहे हैं। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हम निर्णय कर रहे हैं और हम करेंगे, दोनों में फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 13 फरवरी को होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने जजों की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए सरकार को 5 दिन का समय दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार हमें सख्त फैसले लेने को मजबूर ना करे। जी हाँ, तो अब इन्होंने एक तरह से सरकार को अल्टीमेटम दिया है 5 दिन का, कि आप 5 दिन में हमें निर्णय बताइए कि आप क्या चाहते हैं। और अब देखना होगा 13 फरवरी को कि 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा, या कानून मंत्री को जेल भेज दिया जाएगा, या उन उपराष्ट्रपति महोदय जी को जिन्होंने इनके ऊपर एक तरह से ऐसा प्रहार किया है कि इनकी होश ठिकाने आ गई है, उन उपराष्ट्रपति जी को बर्खास्त कर दिया जाता है इनके तरफ से। क्या करते हैं 13 फरवरी को, यह देखते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट के इन कार्यों को समझिए और इन पे आप नजर रखिए कि ये किस तरह से काम करते हैं। अभी बिहार से जातिगत जनगणना पे जो सुप्रीम कोर्ट में अखिलेश कुमार सिंह जी ने याचिका दाखिल की थी, उसके प्रति इनका क्या रवैया था? इन्होंने उसको भी सुनने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि ये पब्लिसिटी स्टैंड है। और इन्होंने कहा कि अगर जातिगत जनगणना नहीं करवाया जाएगा तो सरकार नीतियां कैसे बनाएगी? यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि इस देश में नीतियां बनाने के लिए, आरक्षण देने के लिए जाति और धर्म पूछना जरूरी है। और एक तरफ इस देश के तमाम लोग कहते हैं कि जाति धर्म समाज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आरक्षण के लिए जाति और धर्म पूछना अच्छा है। ये हमारे देश में बैठे सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। तो इस तरह से आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार किस तरह से रहा है। ये किस तरह से दिल्ली जागीरपुरी मामले में जो अतिक्रमण का मामला था, उसमें तत्काल 10 बजे कोर्ट खुलती है और 10:10 पे ऑर्डर आ जाता है कि आप इस पे रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन
वही जोशीमठ के मामले में जब याचिका जाता है तो ये कहते हैं नहीं, हम इसको नहीं सुनेंगे, आप हाई कोर्ट जाइए। हल्द्वानी के मामले को ये तत्काल सुनते हैं, उस पे हाई कोर्ट के फैसले पे रोक लगा देते हैं तत्काल रूप से, लेकिन जोशीमठ के मामले को ये नहीं सुनते, कहते हैं नहीं आप हाई कोर्ट जाइए। तो आप इस एजेंडे को समझिए और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को समझिए कि किस तरह ये विवश है, कुछ वकीलों के और गिरोहों के घेराव के बीच बैठे हुए हैं। इसीलिए सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम जो व्यवस्था है, वह बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मेहरबानियों का काम जो सुप्रीम कोर्ट में होता है कि हम आपके ऊपर मेहरबान और आप हमारे ऊपर मेहरबान, ये सब इसी का खेल है। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना उचित सुझाव ज़रूर दीजिए। नमस्कार।